हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक समय की बात है। हेम पर्वत से दूर एक रमणीय स्थान पर एक स्थान था जहाँ राजा वीरेंद्र का शासन था। वीरेंद्र का विवाह एक राजकुमार बहुत सुंदर राजकुमारी से हो गया, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। एक दूसरे के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद रानी का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकेतु रखा। चंद्रकेतु अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से प्यार करता था और वह अपने पिता के साथ ही ज़्यादा रहा करता था। वह जहाँ पिता जाते वहीं वो भी अपने पिता के साथ चला जाता था। इस तरीके से उनका एक चंद्रकेतु का एक चाचा था, जो अपने भाई के साथ में वीरेंद्र प्रताप के साथ में रहा करता था। जहाँ वो जाते वहीं वो भाई भी जाया करता। अब एक दिन जो राजा वीरेंद्र होते हैं, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो उनका छोटा भाई भी उनके साथ में चला जाता है। अब जब उनका छोटा भाई जाता है साथ में, तो वहाँ पर राजा को थकावट महसूस होती है। राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगते हैं, लेट जाते हैं। उनको वहाँ पर नींद आ जाती है। जब उनको वहाँ पर नींद आ जाती है, उनके जो छोटा भाई होता है, उसको मौका मिल जाता है राजा को मारने का। अब वो राजा के वीरेंद्र के कान में जो विष होता है, उसकी कुछ बूंदों को डाल देता है। जब उसके कान में, राजा के कानों में विष बूंदें डाली जाती हैं, तो उन राजा की नसें में बहुत तेज़ से दर्द होने लगता है और राजा को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। अब जब राजा की मृत्यु हो जाती है, वो आता है वापस अपने राज्य में और समाचार देता है। इस बात की जानकारी और किसी को नहीं थी, सिर्फ उनके भाई भाई को ही थी। अब वो वहाँ पर आता है और प्रजा को बताता है, घर में अपने महल में बताता है सबको कि वीरेंद्र को एक सांप ने, जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब ये खबर जब रानी को मिलती है, रानी भी बहुत उदास हो जाती है और जो उनका बेटा होता है चंद्रकेतु, उस पर इसका गहरा असर होता है और वो परेशान रहता था, ना खाता था ना सोता था। वो बहुत कमज़ोर हो गया और उदास रहने लगा। एक बार वो अपने पार्क, महल के जो पार्क होता है, उसमें टहल रहा था। तभी वहाँ पर उसके पास कुछ पहरेदार आते हैं और पहरेदार उसको बताते हैं कि यहाँ पर राजा की, महाराज की आत्मा को देखा, 2-3 दिन से देखा गया है और वो इस चबूतरे पर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हैं और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वो कहता है ठीक है। वो उसी रात को उस चबूतरे पर उनके साथ में, पहरेदारों के साथ में जाता है और वहाँ पर चबूतरे पर बैठ जाता है। वहाँ पर पिता की आत्मा आती है, ठीक उसी समय जिस समय रोज 2-3 दिन से आ रही थी। राजकुमार ने जब देखा तो उसको एक धुंधली सी आकृति नजर आई। उसने देखा कि जो पिता, उसके पिता ने मरते टाइम कपड़े पहने हुए थे, वही कपड़े उस आत्मा ने पहने हुए थे। धुंधला सा पहले नज़र आता है, फिर उसको साफ साफ नज़र आ जाता है। वो वहाँ पर उनकी आत्मा धीरे धीरे उसके पास नज़दीक आती है, कुछ दूरी रह जाती है। तब वो अपने पिता को पहचानता है, पिताजी करके बोलता है, लेकिन पिता उसको कुछ नहीं बोलते। अपने साथ आने का एक किनारे पर बोलते हैं और एक कोने में उसको ले जाते हैं। वहाँ पर इधर उधर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। तब वो चंद्रकेतु को बोलते हैं, बेटा
मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चंद्रकेतु कहते हैं ठीक है पिताजी, आप बताइए। तब चंद्रकेतु को राजा वीरेंद्र का जो आत्मा होती है वो बताती हैं कि मेरी आत्मा भटक रही है, और जब तक मुझे बदला नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी और मेरे को शांति नहीं मिलेगी। वो बोलता है पिताजी पूरी बात बताइए, क्या बात है, आपको तो सांप ने काटा था। फिर वो कहता है, उस आत्मा कहती है नहीं, मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे मेरे भाई ने विष की बूंदें मेरे कान में डाल के और मुझे मार दिया है। इस तरीके से उसने घर में महल में आके सबको झूठ बताया है। वो बहुत परेशान होता है और अपने पिता कहते हैं कि मेरा जब तक तू बदला नहीं लेगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर वो अपने पिता का बदला लेने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मैं ज़रूर बलबीर से आपका बदला लूँगा। चंद्रकेतु पहले से ही बलबीर से उसको शक था, बाद में वो उसको शक विश्वास में बदल गया और कहता है मैं उससे बदला प्रतिशोध लेकर ही चैन से बैठूंगा। राजकुमार को कहते हैं तुम्हारी माँ ने जाने अनजाने में जो गलती की है तुम उसको माफ़ कर देना, और उसको जो उसके गुनाह का बदला है वो उनको भगवान देंगे। तो अब जो उसके पिता की आत्मा ये कह के वहाँ से चली जाती है। वो पिताजी करके पुकारता है लेकिन आत्मा उसको नहीं दिखती। वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी, वो उनको नज़र नहीं आती। चंद्रकेतु को मारने के लिए जो उसका चाचा होता है वो हमेशा सतर्क रहा करता था। उसको अपने जान का भी खतरा बना हुआ था। उसका चाचा बलबीर था। बलबीर बलबीर जो होता है एक लड़की से प्यार करता था। जो बलबीर फिर पागल का रूप धारण कर लेता है, पागल की तरह हरकत करने लगता है और उसको ताकि वो ये चाल चलता है ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके। उसकी अपने चाचा की नज़रों में वो पागल घोषित हो जाए। अब ऐसा ही होता है, उसको सब पागल समझने लगते हैं और सोचते हैं कि वो शायद वो लड़की इससे बात नहीं करती इसलिए ये पागल बन हो गया है। अब वो पागल की तरह एक्टिंग करता था और उसको अब किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। उसकी माँ जो होती है उसके चाचा से विवाह कर ली होती है। इससे भी उसको चंद्रकेतु को बहुत धक्का लगता है। वो सोचता है कि माँ ने ऐसा क्यों किया, पिताजी को तो इसी ने मारा है और राज्य हथियाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। अब वो जो घर जाता है और उसको एक वहाँ पर एक जो टोली होती है, वो नाटक कंपनी होती है, वो दिखती है। वो उनसे बात करता है और सोचता है मैं ये वाला नाटक उनको जो उनका लीडर होता है उनको बताता है और कहता है कि मैं एक ये नाटक करवाना चाहता हूँ और तुम्हें उसके बदले में पैसे भी दूंगा। तभी वो अपने कमरे में होता है। उसकी माँ राधिका वहाँ पर आ जाती है और उसको समझाती है, कहती है बेटा इस तरीके से तू कुछ मत कर, वो तेरे पिता है। वो कहता है कौन, मेरे पिता, असली वाले पिता तो मेरे मर चुके हैं। और ये वो कहती है नहीं, ये बलबीर ही अब तेरा पिता है। वो कहता है नहीं, बलबीर मेरे पिता की दुश्मन है, उसने मेरे पिता को मारा है, उसने मेरे पिता की हत्या की है। वो अपनी माँ को सारी बात बताता है और फिर उसकी माँ जाने लगती है और वो अपनी माँ को पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है और अपनी माँ को कहता है माँ तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ देती हो, मुझे अपना आशीर्वाद देती हो तो मैं ये कार्य को
उसका बदला, अपने पिता का बदला उससे लेना चाहता हूँ। तो उसकी माँ, जब वो अपनी माँ से बहुत प्यार से बात कर रहा था तो उसको, उसकी माँ को भी उस पर बहुत प्यार आता है अपने बेटे पर, और उसको गले से लगा लेती है और कहती है ठीक है। वो नाटक कंपनी जब नाटक करती है तो उसमें बलबीर को हो और उसकी माँ को बुलाया जाता है। वो भी नाटक देखते हैं। बलबीर अपना बदन दर्द और सिर दर्द का बहाना करता है, वहाँ से उठता है और अपने साथ राधिका को भी ले जाता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। अब होता ये है कि जब नाटक ख़त्म होता है तो सब, पूरी प्रजा को नाटक पसंद आता है और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई जाती हैं। उसके बाद अब ये जो होता है, अपनी माँ से जब बात कर रहा था तो वहाँ पर एक कोई बलबीर का ही कोई गुप्तचर था जो ये सारी बातें माँ बेटे की सुन रहा था। वो ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता है। अंधेरा हो रखा था रात को। बाहर ये चंद्रकेतु के हाथ में तलवार थी। वो बाहर आता है और अंधेरे में तलवार चलाता है, जिससे वो आदमी एक आवाज़ के साथ गिर जाता है और मर जाता है। उसको नहीं पता था, वो सोच रहा था कि ये बलबीर ही होगा, लेकिन वो बलबीर नहीं होता, वो उसका गुप्तचर होता है। वो मर जाता है। फिर जब वो मर जाता है, वो मशाल से देखता है कि वो गुप्तचर है। वो कहता है अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। वो फिर जब सुबह होती है तो बलबीर उसको कहता है कि ठीक है, तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, सारी जनता भड़क चुकी है और तुम्हें मारना चाहती है। तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए यहाँ से, शहर से बाहर जाना होगा, जिसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो पानी की नाव में उसको बैठाता है और अपने आदमी उसके साथ भेजता है और उनको सिखा देता है। और जब वो नाव बीच समुद्र में जाती है तो उसको मारने का इरादा था। इस सब कुछ जानते हुए भी चंद्रकेतु मजबूर था जाने पर। वो समझ रहा था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, पर वो इस टाइम मजबूर था और जा रहा था। बीच समुद्र में जा कर के डाकू आ जाते हैं और इन पर हमला करते हैं। दोनों तरफ से खूब युद्ध होता है, खूब दोनों एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन जो डाकुओं का सरदार होता है वो चंद्रकेतु को पहचान जाता है और चंद्रकेतु को उसके राज्य सुरक्षित, उसके राज्य भेज देता है। चंद्रकेतु जब अपने राज्य में पहुंचता है, वहाँ देखता है कि वहाँ पर फूलमती जो होती है उसकी क्रियाक्रम को किया जा रहा है। वो मर चुकी है। वो बहुत पछताता है। तब तक उसका जो वो फूलमती का भाई होता है वो चंद्रकेतु को देख लेता है और बलबीर को कहता है कि इसने ही मेरे पिता की हत्या की है और मेरी बहन, इसी के कारण मेरी बहन ने भी आत्महत्या की है और मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। बलबीर कहता है नहीं, ऐसे नहीं, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध छिड़वाता हूँ। वो दोनों के बीच में युद्ध छिड़वाता है। उसको पता होता है कि चंद्रकेतु अभी बच्चा है और ये ज़रूर हार जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चंद्रकेतु पर फूलमती के भाई ने प्रहार किया था, जिस पर पहले ही बलबीर ने विष लगा दिया था तलवार पर। चंद्रकेतु को कुछ एक घाव तो होता है, लेकिन वो फिर संभल जाता है और फूलमती के भाई की तलवार छीन के और उसी तलवार से वो फूलमती के भाई को मार देता है। फिर उसके बाद उसको याद आता है कि मेरे पिता का गुनहगार अभी जिंदा है। वो फिर बलबीर की तरफ तलवार लेकर बढ़ता है। बलबीर भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता और उसका भी
वो वहीं पर उसको ढेर कर देता है, वो भी मारा जाता है। इस तरीके से उसने अपने पिता का बदला ले लिया। तब फूलमती तब उसकी माँ, चंद्रकेतु की माँ उठती है और राधिका वो सारी प्रजा को बताती है कि इस सच्चाई सारी बताती है कि इस तरीके से मेरे पति की मृत्यु हुई है और मेरा भी गुनाह है, जो मैं अपने गुनाह की भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं उसकी अब सबसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने बेटे चंद्रकेतु को राजा घोषित करती हूँ। अब चंद्रकेतु राजा घोषित करने के बाद उसे राजा बना दिया जाता है। वो प्रजा का बहुत साल तक बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और प्रजा की सेवा में लगा रहता है और उसके बाद लोग उसको अपना राजा मानते हैं और सोचते हैं कि हम खुश नसीब हैं जो हमें इस तरीके का राजा मिला। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।